नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। समय समय पर हम कई सारी डिबेट्स, कई सारी चर्चाओं पर आ जाते हैं, आपके साथ जुड़ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो करंट मुद्दे हैं या ऐसे मुद्दे जो डायरेक्टली जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के साथ जुड़े हैं उन पर बातचीत की जाए। आज जिस मसले पर हम बात करने वाले हैं और एक बड़ी डिस्कशन हमने रखवाई है वो है आरबीए और ईडब्ल्यूएस को लेकर जो मसला बना हुआ है उस पर। ईडब्ल्यूएस, पहले मैं बता दूं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर रिजर्वेशन तय की जाती है जो कि सेंटर भी तय करता है और जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट थी वो भी करती थी। और साथ ही साथ आरबीए, रिजर्व बैकवर्ड एरियाज़ की जो रिजर्वेशन है वो भी डिसाइड की जाती है। ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में है, सेंटर में इसका कोई लेना देना नहीं है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न बन चुकी है और लोगों को अब समझ नहीं आ रहा कि अगर आरबीए जम्मू कश्मीर में ही एप्लीकेबल है तो उसकी रिजर्वेशन, उसका कोटा जो है वो सेंटर में किस तरह से अप्लाई होगा, और क्या ईडब्ल्यूएस की जो रिजर्वेशन है वो जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे जिनके पास आरबीए के सर्टिफिकेट्स हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। कई सारी कन्फ्यूजन है, इस पर बातचीत करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो पैनलिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले इश्तियाक नायक जी मौजूद हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। इश्तियाक जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ नाउ पर। धन्यवाद रजत जी। इश्तियाक जी के साथ साथ डॉक्टर विक्रम भी हैं, ये रिसर्च स्कॉलर हैं और किश्तवाड़ के रहने वाले हैं, कई सारे मुद्दों पर अपनी बातचीत रखते हैं। विक्रम जी, आपका भी स्वागत है द न्यूज़ नाउ पर। धन्यवाद रजत जी। डॉक्टर विक्रम जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे कि सन 2004 में जम्मू एंड कश्मीर एक रिजर्वेशन एक्ट आता है। उसके मुताबिक अलग अलग कैटेगरीज डिसाइड कर दी जाती हैं कि ये वाली व्यक्ति जो है ये वाली कैटेगरीज को इतनी इतनी रिजर्वेशन मिलेगी। उसमें बड़े सारे बदलाव भी बाद में हुए, पर अब 5 अगस्त के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर अब यूटी बन चुका है, किस तरह का बदलाव आया है और क्या डिमांड कर रहा है अब रिजर्व बैकवर्ड एरियाज के जितने भी जो लोग हैं? देखिए रजत जी, जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो जब ये आरक्षण हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लाया गया तो इस आरक्षण की मंशा यह थी कि अधिकारहीन वर्ग जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उसे एक सामान्य वर्ग के बराबर लाना है। बिल्कुल। देखिए, तो उसके लिए भारत का संविधान हमें अनुच्छेद 15 और 16 के तहत कुछ प्रावधान सामने रखता है, जिसमें 2019 से पहले 2 आधार दिए गए, जिसमें पहला आधार सामाजिक पिछड़ापन और दूसरा आधार शैक्षणिक पिछड़ापन की बात की। लेकिन 2019 में जब ये गवर्नमेंट आई तो इन्होंने एक और आधार पे आरक्षण दिया जिसे कि आर्थिक पिछड़ापन कहा गया। देखिए, जब हम बात करते हैं तो ये आरक्षण 3 वर्गों को दिया जाता है, जिसमें एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस आते हैं। देखिए, ये जो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम था जिसके तहत केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण रोजगार और शैक्षिक संस्थाओं में प्रदान किया सामान्य वर्ग के गरीबों। बिल्कुल। तो इसके लिए एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनाई गई। देखिए, जब जेएंडके की बात करते हैं, जम्मू और कश्मीर में जो ये आरक्षण दिया जाता है, इसके लिए जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 के अंतर्गत 3 वर्गों को बांटा गया है। बिल्कुल। जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस में चाहे वो सेंट्रली लिस्टेड बैकवर्ड क्लासेस हैं या स्टेट लिस्टेड, जैसे कि आप एएलसी और आरबीए की बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, जब हम जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 की बात करते हैं तो जम्मू और कश्मीर में इस अधिनियम के तहत कुछ एरिया या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनको सामाजिक और शैक्षिक रूप से आरक्षण प्रदान किया गया है। बिल्कुल। और इसके लिए प्रमाण पत्र उन्हें दिया जाता है जिसे आरबीए कहा जाता है। अब देखिए, केंद्र सरकार ने 2019 में जब जेएंडके जम्मू और कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लागू किया, जिसमें कि जम्मू और कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया।
जिसमें जम्मू कश्मीर यूटी बना दिया गया और जम्मू कश्मीर लद्दाख बना दिया गया। जी। लेकिन ये जो अधिनियम था, जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2006, इसको जस का तस रखा गया। बिल्कुल। अब इस अधिनियम के तहत सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, बिकॉज ये असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने 2019 में, सितंबर 2019 में SRO 518 लागू किया, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर जो आरक्षण नियम 2005 है, उनमें EWS की परिभाषा को चिन्हित किया, जिसमें EWS का मतलब वह व्यक्ति हैं जो SC, ST और OBC में नहीं आते हैं। जी। लेकिन यहाँ पे विवाद का विषय ये है कि ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि इस अधिनियम के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बैकवर्ड क्षेत्रों में आते हैं जी। और जिन्हें मान्यता ये अधिनियम देता है, और जिनको कि सिर्फ यूटी के स्तर पर मान्यता दी गई है, जबकि केंद्र के स्तर पर इन्हें कोई मान्यता नहीं दी जाती है। जी। देखिए, तो यहाँ पे सवाल ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि सारे मानदंड EWS के पूरे करता है जी, और बैकवर्ड एरिया या बैकवर्ड क्षेत्र से वो राब्ता रखता है या वहां का है, तो क्या उसे सिर्फ EWS इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वो बैकवर्ड या वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा है? क्योंकि यहीं पे अगर हम देखें, इस अधिनियम के तहत सिर्फ आप यूटी के स्तर पर आरक्षण देते हैं, जबकि केंद्र के स्तर पर, उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे अगर कोई विद्यार्थी जम्मू का है और कोई विद्यार्थी चाहे वो पाडर का है या मड़वा का है जी, तो जम्मू का जो विद्यार्थी है उसके पास सब फैसिलिटी, चाहे वो आप बात करें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे आप न्यूज़पेपर, चाहे आप इंटरनेट की बात करें, चाहे आप कम्युनिकेशन की बात करें, उसके पास सब अवेलेबल जी। लेकिन जब आप इन फार फ्लंग एरियाज की बात करते हैं जिनमें कि पाडर, मड़वा, जहां की 9 महीने बंद रहता है और सिर्फ 2-3 महीने खुला रहता है, बिल्कुल, और जहां पे ना तो न्यूज़पेपर है, जहां तो ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां ना तो आप देखिए इंटरनेट है, और जहां पे रेडियो की सिग्नल भी बहुत वीक है जी, तो आप जब एक जो जम्मू का व्यक्ति है उसे EWS सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बैकवर्ड नहीं है जी। देखिए, यही विरोधाभास है, यही इसी चीज में विरोधाभास है कि जब एक जम्मू का लड़का जो EWS ले पा रहा है, वहीं इन बैकवर्ड एरियाज के लड़के जहां की कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उनके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, मतलब वो यूपीएससी में, नेट में या और सेंट्रल सर्विसेज में उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, सेंट्रल लिस्ट में उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो देखिए रजत जी, जब हम इस बारे में बात करते हैं तो देखिए, जो 103वां संशोधन, संवैधानिक संशोधन अधिनियम केंद्र सरकार ने लाया था और जिसके तहत जम्मू और कश्मीर आरक्षण दूसरा संशोधन अधिनियम जी 2019 जिसके तहत पास किया गया था जी। तो क्या अब हमें ये जो यूटी की सरकार है या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, क्या हमें ये बताएंगे कि क्या हम क्या उस अधिनियम के कोई मायने नहीं है जी? तो देखिए, तो इस तरह की अगर इस तरह का सिर्फ जो बैकवर्ड लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, सिर्फ उनके बैकवर्ड सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अगर वो बैकवर्ड है, अगर उन्हें उस आधार पे EWS सेंट्रल लिस्ट में एक भी सीट के लिए आरक्षण नहीं मिल पाता है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिकॉज इस अधिनियम के तहत कुछ सरकार को देखना चाहिए कि क्या स्टेट के जो विद्यार्थी हैं, जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, या जो कम्युनिटी डिजर्विंग है, जो कि सारे मानदंड इस कैटेगरी के लिए पूरी करते हैं, बिकॉज वो जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, व्यक्ति हैं, वो बिलो पॉवर्टी लाइन के व्यक्ति हैं जी। तो जो हायर अथॉरिटीज हैं, उन्हें एक सिंसियरली इस मैटर में देखना चाहिए और इस जेएंड के जो आरक्षण अधिनियम 2004 है, इसमें संशोधन करके उन्हें जस्टिस
जो भी ऐसे डिजर्विंग वर्ग हैं उन्हें जस्टिस प्रदान किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, काफ़ी डिटेल में और काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें विक्रम जी ने बताई। इश्तियाक जी, आपसे बात करेंगे। आप भी ऐसे इलाके के रहने वाले हैं जो कि रिजर्व बैकवर्ड एरिया में आता है, डोडा का एक इलाका है। कई सारी परेशानियां ऑलरेडी वो एक स्टूडेंट झेलता है। एक बच्चा पूरी तरह से पढ़ाई करने की कोशिश करता है, 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम देता है इतने मुश्किल सर्कमस्टांसिस में। उसके बाद 2004 में इस सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया था जो कि ऑब्वियसली काफ़ी ज़रूरी था, पर उसके बावजूद उसके बाद भी इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया। जहां रिजर्वेशन को 20% मिलती थी उसको 10% कर दिया गया। और अब जब सेंटर के कानून सारे के सारे जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल कर दिए गए हैं, तो इस कानून को क्यों रखा गया जो कि साफ तौर पर दिखता है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो आरबीए का रहने वाला, जो रिजर्व बैकवर्ड एरियाज का रहने वाला जो व्यक्ति है, वो कभी भी सेंटर का फॉर्म भरने के लिए उसको रिजर्वेशन मिलेगी ही नहीं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से विक्रम भाई ने इस चीज को एक्सप्लेन किया, जब मैं समझता हूँ कि जो 103rd अमेंडमेंट हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मेरे हिसाब से जो रिजर्वेशन थी वो रिजर्वेशन मैं समझता हूँ कि ज्यादा अगर मिलनी चाहिए थी तो वो गांव बैकवर्ड एरिया के जो लोग थे उनको ही मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है जितना एज कम्पेयर टू सिटी लेवल के बच्चों के पास होता है। तो लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इसका बिल्कुल उल्टा किया जा रहा है। जैसे आपने देखा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर दो बच्चे हैं, इकोनॉमिकली बिल्कुल उनकी कंडीशन जो है बिल्कुल एक जैसी है जी। तो अगर एक बच्चा सिटी में रहता है, एक बच्चा गांव में रहता है, सिटी वाले बच्चे को तो बन सकता है लेकिन गांव वाले बच्चे को नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास आरबीए कैटेगरी है। और ये आरबीए कैटेगरी हमारे पास सिर्फ यूटी तक ही महदूद है। सेंटर में ये हमें सेंटर के लिए काम नहीं आती। अगर हम जैसे बच्चों ने नेट एग्जाम देना हो उसके लिए काम नहीं आती, या आउट ऑफ जे हमने एडमिशन करवानी हो यूनिवर्सिटी में, वहां पे काम नहीं आती। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो ये कानून था, जो ये 10% रिजर्वेशन कोटा था, मैं समझता हूँ कि ये इसका अगर लाभ है तो वो बैकवर्ड एरिया के लोगों को लाभ ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब आपने देखा जब ये कानून आया उसके बाद जम्मू कश्मीर में एसआरओ तो वैसे ही बहुत जल्दी बन जाते हैं। यहाँ पे एक और एसआरओ बन जाता है, एसआरओ 518, जैसे विक्रम भाई ने बताया। तो एसआरओ 518 उसमें बिल्कुल साफ कहा जाता है कि जो आरबी कैटेगरी है, हम आरबी कैटेगरी के लोगों को ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल नहीं करेंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए आरबी कैटेगरी वाले लोग एलिजिबल नहीं है क्योंकि डबल बेनिफिट नहीं मिल सकता। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पूरे देश में सेंट्रल लेवल के एग्जामों के लिए दी जाती है, जबकि हमारी जो आरबीए कैटेगरी है वो आरबीए कैटेगरी हमें सिर्फ यूपी तक महदूद रहती है। और वैसे भी जम्मू कश्मीर में आप खुद ही जानते हैं उतनी जॉब्स तो आती नहीं है कि आरबीए हमें हर जॉब में जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू कश्मीर में काम आए। मैक्सिमम यहाँ जम्मू कश्मीर के बच्चे सेंटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, और बैकवर्ड एरिया के लोग भी जो है वो मैक्सिमम प्रेफर करते हैं कि वो सेंटर के एग्जाम के लिए अपना फॉर्म फिल करें। वहाँ ईडब्ल्यूएस काम आनी थी, लेकिन वहाँ पे इस रिजर्वेशन से हमें मतलब बिल्कुल महरूम रखा गया है, जो बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल गलत है। जैसे विक्रम भाई ने कहा कि जैसे 2004 का हमारा जो यहाँ का प्रोविजन है रिजर्वेशन का, उसमें जिससे हमें आरबी वगैरह उस रिजर्वेशन से हमें मिला है, तो ये जो 10% कोटा था, ये कोटा था जो अपर कास्ट के इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनके लिए था। लेकिन देखिए अपर कास्ट इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सिर्फ सिटी की बैकवर्ड क्लास में जी आपको गांव में ही मिलेंगे, वो आपको बैकवर्ड एरियाज में ही मिलेंगे। और इस चीज का ज्यादा लाभ अगर देना चाहिए था तो वो ज्यादा लाभ बैकवर्ड एरियाज के लोगों को मिलना चाहिए था, क्योंकि बैकवर्ड एरिया के जो बच्चे पढ़ते हैं, ज्यादातर गरीब लोगों के बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, और जो भी अमीर हैं वो ज्यादा प्रेफर करते हैं सिटी में पढ़ना, और बैकवर्ड में वही बच्चे पढ़ते हैं जो गरीब बच्चे होते हैं। और सिटी के बच्चे को हमें इससे कोई मतलब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिटी के बच्चों को मत दो, मुझे इससे कोई वो नहीं है। मैं ठीक है, सिटी में भी बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, मुझे इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है कि सिटी में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इकोनॉमिकली जो भी कमजोर है जहां भी है, चाहे वो सिटी में हो या चाहे गांव में हो, वो इकोनॉमिकल कमजोर है तो उसको अपलिफ्ट करने की जरूरत है। लेकिन ये बिल्कुल एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट की जा रही है गांव और सिटी के बीच में, मतलब कि इससे। और दूसरी चीज ये है कि अगर गांव में जो आरबीए में लोग रहते हैं, जो बैकवर्ड एरिया में लोग रहते हैं, वहां पे
इस डिस्क्रिमिनेशन को इस तरह से समझा जा सकता है कि अगर किसी एक इंसान की जो पर ईयर इनकम है वो कम से कम 15-20 लाख के करीब है, और दूसरा उसी मतलब उसी बैकवर्ड एरिया में दूसरा एक इंसान रहता है जिसकी इनकम सिर्फ 1 लाख या 2 लाख रुपए है, और उसको इस कानून मतलब ये जो रिजर्वेशन वहां पे नहीं दी जा रही है, इसका मतलब आप 15 लाख और 1 लाख या 2 लाख की जिसकी इनकम है उसको आप एक ही नजर से देख रहे हो, जो इस कानून से मतलब जो इस कानून के हिसाब से बिल्कुल गलत है, उसे अपलिफ्ट नहीं किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक इस कानून का ज्यादा लाभ है वो गांव के लोगों को मिलना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। तो मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यही अपील है कि इसको फौरी तौर इस कानून को देखा जाए, जो जिस तरह से बैकवर्ड के जो लोग हैं जिन्हें बिल्कुल कम्प्लीटली इग्नोर किया जा रहा है। अब ये चीज देखिए कि अगर बैकवर्ड एरिया में कोई इंसान रहता है, अगर उसके पास बीपीएल सर्टिफिकेट है, वो डिजर्व करता है ईडब्ल्यूएस के लिए, आप उसे ईडब्ल्यूएस दे दीजिए, ठीक है। अगर आप एक ऑप्शन क्रिएट कर दीजिए, अगर कोई जो ईडब्ल्यूएस में फॉल करता है उसको ईडब्ल्यूएस दीजिए, जो ईडब्ल्यूएस में फॉल नहीं करता उससे आरबीए में रहने दीजिए। तो मेरा यही मानना है। हम नहीं कहते कि आप डबल कैटेगरीज, हमें दोनों कैटेगरीज दे दो, हम दोनों कैटेगरीज के बेनिफिट्स दें। हम ये कहते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस में फॉल करता है उसको आप ईडब्ल्यूएस में रखिए, जो नहीं फॉल करता उसे आरबीए में रहने दीजिए, जैसे चल रहा था वैसे चले। या अगर ये नहीं होता तो कम से कम आरबीए को फिर सेंट्रल लेवल पे एलिजिबल कीजिए कि आरबीए भी जो सेंटर की पोस्टें आती हैं वहाँ भी आरबीए रखा जाए। जो भी सेंटर के फॉर्म आते हैं या आउट ऑफ यूटी, हमारी यूटी के बाहर जो भी एडमिशंस के लिए हम लोग जाते हैं वहाँ भी आरबीए को रखा जाए। हम भी आरबीए को सेंट्रल लेवल पे आरबीए के बेनिफिट्स लें। तो यही ऑप्शन है, या एसआरओ 518 को खत्म कर दिया जाए, और जो ये एसआरओ 518 जम्मू कश्मीर के लिए जो एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किया हुआ है बैकवर्ड एरिया के साथ, तो एसआरओ 518 को खत्म किया जाए, और जो रिजर्वेशन है 10% कोटा की जो रिजर्वेशन है वो बैकवर्ड एरियाज में भी दी जाए, यही हमारा मानना है। जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपने बताए। विक्रम जी, आपसे जानना चाहेंगे, एसआरओज सब जानते हैं और सब मानते भी हैं कि एक एंटी यूथ पॉलिसी जो है एसआरओज के अंडर अलग अलग बनाई गई हैं। क्या मकसद है जब आपको ऑलरेडी पता है कि इस चीज़ का बेनिफिट कभी भी गांव के पिछड़े वर्ग के लोग नहीं ले पाएंगे, फिर ऐसा क्यों कदम उठाया जा रहा है ज़बरदस्ती उन लोगों को तंग करने के लिए, ताकि वो लोग एक बार सड़कों पर आएँ, अपना प्रोटेस्ट जारी करें और फिर सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुंचे कि नहीं जी हमने पहले गलत कर दिया था, अब उसको ठीक करना है। अब वो भी नहीं कर पा रहे लोग क्योंकि कोविड-19 है, ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग के, लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है। ये ऐसा क्यों, ऐसी पॉलिसीज़ तैयार एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है जिसकी वजह से इन लोगों का जो ट्रस्ट है जो सरकार में, मरकज़ी सरकार में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, उनसे खोता जा रहा है? देखिए रजत जी, जब हम आरक्षण की बात करें और इस एसआरओ की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये एसआरओ 518 लाने की जहमत गवर्नमेंट ने क्यों की? जी देखिए, इसके पीछे थोड़ी हिस्ट्री है कि कहीं मड़वा के इलाके में किसी तहसीलदार ने कुछ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू कर दी। बिल्कुल। तो जब उन्होंने वो इशू की तो उन्हीं लोगों के पास आरबीए भी थी जी। तो जब ये इशू सामने आया तो उस टाइम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इन तक बात को, क्योंकि पहले डीसी, उस एरिया के डीसी किश्तवाड़ तक ये बात गई, और उसके बाद जब ये डीसी के पास ये बात गई तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तक ये बात पहुंचाई, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इसको ठीक करने के बजाय इसको क्या कर दिया कि एक एसआरओ निकाल के एक सर्टिफिकेट का प्रावधान बना दिया। तो उसमें ऐसे प्रावधान डाल दिए जिसमें कि आप सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट, बिना सोचे समझे कि क्या जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र के हैं वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से बहुत ही पिछड़े हैं जी, बिना ये सोचे समझे उन्होंने ये ऑर्डर, ये एसआरओ निकाल दिया, क्योंकि उन्हें अपने सर से कोई चीज उतारनी थी। इसमें और कोई भी तुक नहीं है। अगर आप देखेंगे लॉ में एम्बिग्विटी या अस्पष्टता होने के कारण, कानून में अस्पष्टता होने के कारण सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ये एसआरओ निकाला, एसआरओ 518,
और उन्होंने अपने सर से बला टाली कि भाई हमने तो अपने सर से बला टाली, क्योंकि अगर हम दोनों सर्टिफिकेट जमा करेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध होगा, विदाउट थिंकिंग कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है। तो इसी तरह से बिकॉज जो हम जम्मू और कश्मीर को देखते हैं ऐतिहासिक रूप से भी, तो यहाँ पे आज तक जितनी भी गवर्नमेंट रही है यहाँ पे यही जंगल राज चलता आया है। अगर चाहे आप SRO ये जो एंटी यूथ पॉलिसी अभी जो क्या कहते हैं 10+2 लेक्चरर या बाकी SRO जो भी न्यू अपॉइंटमेंट में, वहां भी गवर्नमेंट ने एक SRO लगा के उन लोगों के ऊपर भी कुछ थोप दिया है कि भाई 5 साल का प्रोविजन, अगर आप देखें पूरी कंट्री में कहीं पे 5 साल का प्रोविजन किसी भी जॉब की अपॉइंटमेंट के बाद नहीं होता है, लेकिन इन्होंने जम्मू और कश्मीर को एक प्लेग्राउंड बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे रिसेंटली बहुत सारे सवाल उठे हैं हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम पे। रिसेंटली बहुत सारे लीक्स हुए हैं, जैसे कि हमारे सत्यपाल मलिक जी जो फॉर्मर गवर्नर थे, उन्होंने भी काफी चीजें सामने लाई। तो ये जो SRO की जब हम बात करते हैं, SRO 518, तो उसी में ये भी एक नई कड़ी है। देखिए, सिर्फ लॉ कानून में अस्पष्टता होने के कारण इन्होंने जो कम्युनिटी, जो वर्ग डिजर्व करता था, उसे डिप्राइव कर दिया उस एक बेनिफिट के लिए, बिना सोचे समझे कि बिना ये सोचे समझे कि एक JNK का बच्चा किसी भी सेंट्रल लिस्ट में एक भी पोजीशन के लिए या एक भी अपॉइंटमेंट के लिए, चाहे वो सामाजिक, चाहे वो रोजगार संबंधी हो, चाहे वो शिक्षा संबंधी हो, वहां वो अप्लाई नहीं कर पाएगा केंद्र के स्तर पे बिना सोचे समझे। तो मैं इसे और कुछ नहीं, सिर्फ एक नेग्लिजेंस मानता हूं अपनी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की, जिन्होंने कि बिना, इसीलिए मैं उनसे बार बार ये आग्रह कर रहा हूं कि वो जो हायर अथॉरिटीज है हमारी, उन्हें ये समझना चाहिए और इस चीज को देखना चाहिए, और जो भी कम्युनिटी डिजर्विंग है उसे आरक्षण प्रदान करना चाहिए। वो कैसे करते हैं ये अभी भी सवाल है, लेकिन इसी काम के लिए तो वो बैठे हैं वहाँ। देखिए, इसी काम के लिए तो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है कि जो भी सवाल आपके सामने आए, आपके पास उनके जवाब होने चाहिए, और जहाँ पे जनता के हित की बात होती है, तो जनता के हित के लिए तो आपको इतना करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें विक्रम जी आपने रखी कि एम्बिग्यूटी जो है वो जन्म देती है कि कई सारी स्पेकुलेशंस और कई सारी ऐसी चीज़ें उसमें ऐड कर दी जाएं या निकाल दी जाएं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से करती रहती है। जम्मू कश्मीर के कई सारे ऐतिहासिक ऐसे उदाहरण हमारे पास मिल जाएंगे इतिहास में, जहां पर ऐसी चीज़ें हमेशा हुई ही हैं। पहले एक कानून आता है, उस पर डिस्कशन होती है, उसके बाद उस कानून को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, और उसके बाद पता चलता है कि शायद इसमें ये चीज़ ज़्यादा ऐड हो गई है या फिर ये चीज़ नहीं ऐड हुई है। कई सारी चीज़ें हमेशा से हमारे जम्मू कश्मीर के साथ ऐसी होती रही हैं। अभी कुछ दिन पहले भी हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि कुछ ऑर्डर्स आ रहे हैं, लगातार विड्रॉ हो रहे हैं, एक दिन आता है, दूसरे दिन विड्रॉ हो जाता है, तीसरे दिन उस पर चर्चा होती है, और उसके 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 50 दिन बाद पता चलता है कि पिछला ऑर्डर अभी तक वापस आया ही नहीं। ऐसे कई सारे ऑर्डर्स हैं। इश्तियाक जी, आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूँगा, जम्मू एंड कश्मीर में जब ये कदम उठाया गया, RBA सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लाया क्यों गया था, दूसरा EWS क्यों लाया गया था, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब आप एक सिटी के एक व्यक्ति को, जम्मू सिटी के या किसी भी सिटी के, श्रीनगर की हो या जम्मू के हो या जम्मू डिवीज़न के अलग अलग सिटीज़ हों, कश्मीर के डिवीज़न के अलग अलग सिटीज़ हों, वहाँ पर आप सिटी वाले एक लड़के को अगर ये दे देंगे, प्रावधान दे देंगे, और एक गांव के जो डिजर्व करता है उसको नहीं देंगे, तो क्या ये आपस में बच्चों में ये रिफ्ट पैदा नहीं हो जाएगा, बच्चों में एक लड़ाई नहीं पैदा हो जाएगी, एक रेस नहीं पैदा हो जाएगी कि क्यों उस व्यक्ति को दिया जा रहा है और क्यों मुझे नहीं दिया जा रहा जबकि मैं ज़्यादा डिजर्विंग हूँ? ये बिल्कुल रजत जी, देखिए जिस तरह से पहले हमें ये समझना चाहिए कि मतलब RBA बनाया क्यों गया था। RBA उन एरियाज को दिया गया था, 2004 का जो कानून था उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर सरकार ने कुछ एरिया जो है वो डिक्लेयर किए थे एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड एरियाज जी, उन लोगों को RBA दिया गया था। ठीक, और आज 1 साल पहले केंद्र सरकार ने जो 10% कोटा दिया था, ये दिया था जिसके पास, उन बच्चों के पास जिनके पास कोई भी कैटेगरी नहीं है, ना उनके पास SC है, ना ST है और ना OBC है जी। जिन बच्चों के पास ये कैटेगरी नहीं है उन्हें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एक कैटेगरी दी थी कि जो अपर कास्ट में जो गरीब बच्चे हैं,
जिनका इकोनॉमिकल पोजीशन जो है वो खराब है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए ये रिजर्वेशन दी गई थी जी। और अब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आपको सिटी में भी मिलेंगे, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आपको गांव में हिली एरियाज में भी मिलेंगे, गाँव में भी मिलेंगे। यहाँ पे बात ये है कि ये 10% कोटा जो है ये हमें काम आता है पूरे इंडिया में। सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम हो, कहीं पे भी हमें एडमिशन करनी हो, ये सर्टिफिकेट हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। जबकि हमारा आरबीए जो है वो, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा आरबीए सिर्फ यूटी तक ही महदूद है। बिल्कुल। तो अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई नया प्लान लाती है किसी बच्चों की वेलफेयर के लिए, समाज के वेलफेयर के लिए अगर कोई नया कानून लाती है, तो वो सिर्फ पार्टिकुलरली सिर्फ सिटीज के लिए या पार्टिकुलरली सिर्फ गाँव के लिए नहीं होता जी। वो पूरे इंडिया के लिए होता है, चाहे वो सिटी में लोग रह रहे हों, चाहे वो लोग गाँव में रह रहे हों। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन गाँव में भी रहते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सिटी में भी रहते हैं। हमारा ये मानना है कि अगर आप इस चीज का बेनिफिट देना चाहते हो तो ठीक है, अगर आप कहते हो कि डबल रिजर्वेशन नहीं हो, तो डबल रिजर्वेशन के लिए आप एक ऑप्शन क्रिएट कीजिए। आप खुद देख लीजिए जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में फॉल करता है, जो गांव में लोग रहते हैं, जिनके पास बीपीएल सर्टिफिकेट है, जो इस मतलब इस कैटेगरी में आते हैं, उन्हें आप ये दे दीजिए। और जिनके पास जो इस बीपीएल में नहीं आते, जिन्हें हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर सरकार 2004 में जिनको डिक्लेयर किया हुआ एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड लोग, उनको आप उसी कैटेगरी में रहने दीजिए। लेकिन जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन दीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप उन्हें इकोनॉमिकल, और आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में आरबीए कैटेगरी में बहुत सारे एरिया आते हैं। ये सिर्फ कोई डिस्ट्रिक्ट डोडा या डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात नहीं है, इसमें डिस्ट्रिक्ट रामबन भी है। कश्मीर से भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्हें 2004 में बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर किया गया हुआ है जी। मतलब ये सिर्फ बात हमारे यहाँ की नहीं है कि हम ये डिस्ट्रिक्ट डोडा में आरबीए है या डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में आरबीए है या भद्रवाह भलेसा वगैरह यहाँ आरबीए है, बाकी नहीं है, पूरी स्टेट में है। और सबसे ज्यादा बच्चे इसी कैटेगरी में हैं जी। सबसे ज्यादा बच्चे अगर फॉल करते हैं वो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। और इन बच्चों, और जैसे मैंने पहले ही कहा कि इन एरियाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक हैं, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है इस सर्टिफिकेट जी, ताकि वो सेंट्रल लेवल पे एग्जाम के लिए तैयारी करें और वो सर्टिफिकेट उन्हें वहाँ काम आए। और मैंने पहले भी कहा कि जम्मू कश्मीर में उतनी जॉब्स तो नहीं है कि हम वेट करें जम्मू कश्मीर में जॉब्स निकले और हम आरबीए में कोई जॉब दें। जम्मू कश्मीर में तो इतनी जॉब्स है नहीं, मैक्सिमम हमें जो सेंट्रल पोस्टें होती है, जो सेंटर की जॉब होती है, वहाँ के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और सेंटर के लिए अप्लाई करने के लिए हमें ईडब्ल्यूएस की हमारे लोगों को जरूरत है, ये मेरा मानना है। और जहाँ तक मैंने पहले कहा कि ये जम्मू कश्मीर में एसआरओ बहुत जल्दी एसआरओ बन जाते हैं। और आपने पहले भी देखा अभी तक जो भी एसआरओ जम्मू कश्मीर में बना, चाहे एसआरओ 202 हो, चाहे एसआरओ 24 हो, ये बिल्कुल एंटी यूथ पॉलिसीज बनाई जा रही है। और मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मेरे हिसाब से वो अभी तक जम्मू कश्मीर को समझ ही नहीं पाए कि जम्मू कश्मीर में किस प्रकार के कानून चाहिए जी। और जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर में कानून किस प्रकार के होने चाहिए, जिस तरह से एसआरओ बनाए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये एसआरओ जम्मू कश्मीर के यूथ के ऊपर थोपे जा रहे हैं। चाहे अभी आप देखिए इन हालात में एसआरओ 24 के एम्प्लॉइज बाहर हैं, एसआरओ 202 के लोग सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले ये एसआरओ 518 हटा देना चाहिए और जो बैकवर्ड एरियाज में जो लोग हैं उन्हें ईडब्ल्यूएस के बेनिफिट मिलने चाहिए जी। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और मरकज़ी सरकार को, यूनियन गवर्नमेंट को ये समझना होगा कि जब भी जम्मू कश्मीर में जितने भी प्रावधान जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लाए गए थे, वो इसीलिए लाए गए थे क्योंकि हमारे जम्मू एंड कश्मीर की टोपोग्राफिकल कंडीशंस की बात करूं या जोग्राफिकल कंडीशंस की बात करूं या बाकी सब सर्कमस्टांसेस की बात करूं, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो जम्मू कश्मीर का एक बच्चा पहले एक स्टूडेंट के तौर पर झेलता है, उसके बाद जब उसको एक नौकरी लेनी होती है उसके तौर पर झेलता है, और कई सारी समस्याओं को झेलने के बाद जब वो एक कुर्सी पर बैठता है तो उसके ऊपर एक एसआरओ थोप दिया जाता है। उम्मीद है कि सरकार इन कन्फ्यूजन्स को
जो उनके अंदर ही है, बच्चों और यूथ जो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है उसको पूरी क्लैरिटी है, बट सरकार अपने तरफ से ये कन्फ्यूजन क्लियर नहीं अभी तक कर पाई है, चाहे वो सोशल वर्क डिपार्टमेंट हो, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, या फिर यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन हो या यूनियन गवर्नमेंट हो, वो अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाई है कि हमें किसे RBA देना है और किसे EWS देना है। इन चीज़ों पर सरकार को पहले खुद क्लैरिटी लेनी चाहिए, उसके बाद जल्द से जल्द जो भी पर्याप्त चीज़ें हों, जो भी पर्याप्त कदम हो उसे उठाना चाहिए, ताकि जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी लोग हैं उसको फ़ायदा हो, बजाय इसके कि उनको लगे कि हमारे लिए कानून है ही नहीं और हमारे लिए सरकार कुछ नहीं करी। उम्मीद कर रहे हैं कि इन चीज़ों पर जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई होगी। धन्यवाद विक्रम और धन्यवाद इश्तियाक हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी बातचीत हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद रजत। तो फिलहाल के लिए आज की इस खास डिबेट से मुझे यानी कि रजत वोरा को दीजिए इजाज़त। बाकी सारी डिबेट्स के लिए, चर्चाओं के लिए, खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।